ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि सर्जिकल अप्रोच फॉर राइट हाइपोकोंड्रियम पेन विथ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कैसे करनी है। ठीक है, डेफिनेटली कोलीलिथियासिस डोकोलिथियासिस वगैरह के केस हैं ये। ठीक है, देखिए जो जॉन्डिस होता है ना, जॉन्डिस जेडी जॉन्डिस प्री हेपेटिक हो सकता है, पोस्ट हेपेटिक हो सकता है और पोस्ट हेपेटिक हो सकता है। और याद रखें जो पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस होता है ना, पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस वो सर्जिकल जॉन्डिस होता है। याद रखना है आपने, कहीं भी आपको ऐसा मिलता है तो वो सर्जन्स के पास ही बेचते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए, अब हम थोड़ी सी एनाटॉमी पढ़ते हैं। देखें ये लीवर है, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा लीवर है। लीवर में आपको पता है राइट लोब लेफ्ट लोब होता है और फिर ये फर्दर पोस्टीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर राइट लोब इस तरह डिवाइड होते हैं। तो ठीक है, लेफ्ट के फिर लोब्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट आती है यहाँ से, फिर ये दोनों मिलके कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाते हैं। याद रखें लेंथ ऑफ कॉमन हेपेटिक डक्ट इज़ 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाए, नीचे आके ये कॉमन हेपेटिक डक्ट जब सिस्टिक डक्ट से मिलती है ना, तो ये देखें यहाँ पे फिर कॉमन बाइल डक्ट बनती है, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट जो है याद रखें, कॉमन बाइल डक्ट की फिर लेंथ जो है ये कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर। कॉमन बाइल डक्ट की लेंथ 7.5 सेंटीमीटर है, याद रखें। यहाँ से फिर क्या निकलता है, गैल ब्लैडर निकलता है, यहाँ से गैल ब्लैडर। ठीक है, तो फिर सिस्टिक डक्ट जब कॉमन हेपेटिक डक्ट में मिलती है दोनों के साथ, तो यहाँ से फिर क्या नज़र आता है, कॉमन बाइल डक्ट नज़र आता है। अब कॉमन बाइल डक्ट जो है सीबीडी, इसको हम सीबीडी कहते हैं। सीबीडी में देखें हम जो ऑपरेशंस भी करते हैं, सीबीडी एक्सप्लोरेशन दिस एंड दैट। ठीक है, तो सीबीडी जो है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक सुप्राड्यूडिनल, ड्यूडिनम के ऊपर, ड्यूडिनम है ना, ठीक है, ये ड्यूडिनम है, तो सुप्राड्यूडिनल पार्ट। दूसरा पार्ट है रेट्रोड्यूडिनल, ड्यूडिनम के पीछे वाला पार्ट। और तीसरा है इंफ्राड्यूडिनल, ड्यूडिनम के नीचे वाला पार्ट। याद रखें, हम अल्ट्रासाउंड में जब हम किसी का पेशेंट का अल्ट्रासाउंड देखते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ सुप्राड्यूडिनल पार्ट ऑफ कॉमन बाइल डक्ट, सिस्टिक डक्ट वगैरह ये हिस्सा हम देखते हैं इन डक्ट्स का। हम अल्ट्रासाउंड में रेट्रोड्यूडिनल और इंफ्राड्यूडिनल पार्ट नहीं देख पाते। ये रेट्रोड्यूडिनल क्यों, क्योंकि ड्यूडिनम के पीछे है। इंफ्राड्यूडिनल क्यों, क्योंकि ये इम्बेडेड होता है हेड ऑफ पैंक्रियाज में, इम्बेडेड होता है हेड ऑफ पैंक्रियाज में। ठीक है ना, ये हम नहीं देख पाते अल्ट्रासाउंड मोडेलिटी में। ठीक है, ठीक है ना। तो अल्ट्रासाउंड डज नॉट शो रेट्रोड्यूडिनल और इंफ्राड्यूडिनल पार्ट ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है ना, तो ये फिगर आपको जहन में होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है ना। अब देखें इसी एरिए में हमारा क्या 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 आता है, गैल ब्लैडर भी आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर गैल ब्लैडर, यानी कि जीबी स्टोन्स जो है ना, जीबी स्टोन्स हम बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड में। बट फॉर सीबीडी स्टोन्स, सीबीडी के लिए या फिर सीबीडी स्टोन्स के लिए अल्ट्रासाउंड इज़ ओनली क्या 60% एक्यूरेट, इसलिए कि वो पूरा दिखा ही नहीं पाती। रेट्रोड्यूडिनल और इंफ्राड्यूडिनल तो अल्ट्रासाउंड देखता ही नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 60% एक्यूरेट होता है। ठीक है ना, ठीक है ना। अब जो अल्ट्रासाउंड है वो डायलेटेड सीबीडी आपको बता सकता है। ठीक है, डायलेटेड सीबीडी बता सकता है। इंट्रा हेपेटिक बिलियरी चैनल्स डायलेट हों तो शो कर सकता है। ठीक है, लेकिन रेट्रोड्यूडिनल और इंफ्राड्यूडिनल जो पोर्शंस ऑफ द सीबीडी हैं वो आपको ये नहीं बता सकता ना। याद रखें इंट्रा ऑपरेटिवली, सपोज आई हैव ओपनड, एक्चुअली नाउ आजकल हम ओपन सर्जरी नहीं करते, हम ERCP करते हैं, थेराप्यूटिक ERCP, जैसा कि हमने पेशेंट रुबीना का किया था। ठीक है, ERCP स्टोन रिट्रीवल करते हैं। ठीक है, ERCP के थ्रू स्टोन रिट्रीव करते हैं।
ठीक है ना, स्टोन रिट्रीव करते हैं। बट सपोज़ अगर मैं कोई कोलिडो को लिथोटमी कर रहा हूँ, ठीक है ना, और स्टोन है फॉर एग्जांपल, तो कहाँ है स्टोन? स्टोन फॉर एग्जांपल इस जगह में है, ठीक है, इंफ्राड्यूडिनल पार्ट में, ठीक है ना, इस जगह में है। तो हमने इंसिजन कहाँ देना? इधर तो हेड ऑफ द पेंक्रियाज है, इधर ड्यूडेनम में कहाँ देंगे? ये तो ड्यूडेनम से छुपा हुआ है, ठीक है, तो हम इंसिजन यहाँ देंगे सुप्राड्यूडेनल पार्ट में, ठीक है ना। ठीक है ना, तो यहाँ से फिर अगर यहाँ पे स्टोन है, अगर देखो इस जगह में स्टोन है, तो हम इसको क्या कहते हैं? कोलिडोकोलिथिएसिस, ठीक है। अगर हम फिर इसको इंसिजन देते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? सुप्राड्यूडेनल कोलिडोकॉटमी, ठीक है, इंसिजन देते हैं, ठीक है, कोलिडोकॉटमी करते हैं और इंसिजन यहाँ से देते हैं, यहाँ से इंसिजन देते हैं, और फिर हम जार्डिन्स फोर्सेप्स डालते हैं इसके अंदर, ठीक है, जार्डिन्स फोर्सेप्स डालते हैं, जार्डिन्स फोर्सेप्स डाल के स्टोन रिट्रीव करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? कोलिडोको लिथिएसिस, ठीक है। स्टोन हो तो कोलिडोकॉटमी इंसिजन मारने को, फिर जार्डिन्स फोर्सेप्स वगैरह, ठीक है, टर्म्स जो आपने याद रखनी है। ये हम उस सूरत में करते हैं, देखें नॉर्मली आजकल हम ARCP करते हैं, जैसे हमने पेशेंट किसका किया था? पेशेंट रूबीना का किया था, ठीक है ना, पेशेंट रूबीना का किया था। मैं आपको पेशेंट रूबीना की एक ERCP की फाइल दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें, ये उस वक्त करते हैं जब हमारे पास ERCP अवेलेबल ना हो, ठीक है ना, या तो नॉट अवेलेबल हो, नॉट पॉसिबल हो, फॉर एग्जांपल कोई भी कंट्रा इंडिकेशन हो, ठीक है ना। तो कंट्रा इंडिकेशंस क्या हैं ये भी हम देख सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस हम ढूंढ लेंगे, ठीक है, या फिर कोई बहुत बड़ा स्टोन हो, ठीक है ना, तो ये इस सूरत में हम क्या करते हैं? कोलिडोकॉटमी करते हैं, कोलिडोकॉटमी करते हैं इस कोलिलिथिएसिस में, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे 3 टर्म्स अगेन याद रखें। एक कोलिडोकोलिथिएसिस उस सिचुएशन को कहते हैं जब यहाँ पे कहाँ पे CBD में CBD स्टोन को कहते हैं बस, कोलिडोकोलिथिएसिस, ठीक है। इसी तरह कोलिडोकोलिथोटमी वो क्या होता है? जैसे पाइलोलिथोटमी, वजाइगोलिथोटमी, यानी कि अंदर से स्टोन को उठाने को के ओपन तरीके को हम कोलिडोकोलिथोटमी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह कोलिडोकॉटमी जस्ट सिंपली ओपनिंग द CBD इज नोन एज कोलिडोकॉटमी, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है मेरा एक सवाल उठता है कि वो सवाल ये है कि अगर ये देखें, ये जो है ये हमारी क्या है? ठीक है ना, कॉमन हेपेटिक डक्ट जो है, हेपेटिक डक्ट की लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है, और कॉमन बाइल डक्ट की जो लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर है। तो ये तो इसकी लेंथ हो गई। अक्सर हम देखते हैं कि इतना मिलीमीटर डायलेटेड है, ये है, वो है, तो वो डायलिटेशन मतलब यानी कि थिकनेस कितनी होती है? थिकनेस ऑफ द हेपेटिक डक्ट और थिकनेस ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट, थिकनेस कितनी होती है? क्योंकि यहाँ पे अगर स्टोन हो, ठीक है ना, तो इसकी ये डायलेट हो जाता है। तो अल्ट्रासाउंड में हम इतना ऐसे डायलेटेड है, या CT में या MRI में, MRCP में हम ये देखते हैं कि वो डायलेटेशन भी बताते हैं। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि नॉर्मल इनकी थिकनेस कितनी होती है और डायलेटेशन कितनी हो तो उसकी क्या मतलब इंटरप्रिटेशन होती है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, ये तो चलो, ये तो था एक सवाल। तो ठीक है, देखें कि जार्डिन्स फोर्सेप्स से हम स्टोन क्या करते हैं? रिट्रीव निकालते हैं, फिर T-ट्यूब डालते हैं और उसको क्लोज करते हैं, ठीक है। तो ये तो था एक हल्का सा ओवरव्यू। अब देखें, ठीक है ना, तो अब हम बात करते हैं कि ये बिलीरुबिन बनता कैसे है। 1 मिनट देखें, स्प्लीन में क्या होता है? स्प्लीन में आ जाता है हीम कन्वर्ट होता है बिलीवर्डीन में, ठीक है ना, हीम कन्वर्ट होता है बिलीवर्डीन में, और बिलीवर्डीन फिर कन्वर्ट होता है बिलीरुबिन में, ठीक है ना। ये बिलीरुबिन जो होता है ना, ये अनकंजुगेटेड होता है, ठीक है। ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन वो लिपिड सॉल्युबल होता है, और ये वाटर अनसॉल्युबल होता है, वाटर इनसोल्यूबल होता है, लिपिड सोल्यूबल होता है। अब जो चीज़ लिपिड सोल्यूबल होती है, आपको पता है, ये क्रॉस कर सकती है सेल मेम्ब्रेन्स को, और जहाँ भी जाना चाहे ये जा सकता है ये बिलीरुबिन।
ठीक है ना। अब मैंने क्या कहा, ये जो बिलिरुबिन होता है ये अनकंजुगेटेड होता है, ये मैंने कहा ना। अब देखो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है वो लिपिड सोलुबल होता है, वाटर इनसोल्युबल होता है। अब जो वाटर इनसोल्युबल होता है ना ये, तो अगर याद रखें कि इस पॉइंट पे याद रखें कि अगर किसी पेशेंट को इफ़ समवन इज़ हैविंग हाई अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन हाई है, तो उसका यूरिन कलर कभी भी चेंज नहीं होगा, याद रखें, क्योंकि ये सॉल्युबल ही नहीं है वाटर में। ठीक है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो यूरिन कलर चेंज नहीं होगा। अब जब ये लिपिड सॉल्युबल है, ये क्या होता है, ये बाइंड करता है प्रोटीन के साथ, एल्बुमिन के साथ, और ये आता है बाइंड होके लीवर में। ठीक है, ये आता है लीवर में। लीवर में क्या होती है, इसकी कंजुगेशन होती है। ठीक है ना, कंजुगेशन होती है। अब ये जो है ना बिलिरुबिन क्या बन जाता है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन। याद रखें, कंजुगेटेड बिलिरुबिन इज़ वाटर सॉल्युबल। ठीक है, इट इज़ वाटर सॉल्युबल। ठीक है ना। अब ये कंजुगेटेड बिलिरुबिन वाटर सॉल्युबल होता है और ये एक्सक्रीट होता है बाइल में, याद रखें। ठीक है ना। अब ये बिलिरुबिन जो होता है ना, हम इसको कहते हैं टोटल बिलिरुबिन कितना है। ठीक है ना, इट इज़ लेस देन 1 और 0.8 के करीब होता है। अगर इससे ज़्यादा हो तो हम कहते हैं कि भाई ये क्या है, हाई है। ठीक है, ठीक है ना। देखें, जो प्री हेपेटिक जो होता है ना, जो हाइपर बिलिरुबिनीमिया, दैट इज़ ड्यू टू इंक्रीज्ड हिमोलिसिस। ठीक है ना, ये इसकी कोई भी रीज़न हो सकती है, जैसे हीमोग्लोबिनोपैथी, सरफेस मेम्ब्रेन प्रॉब्लम, एंजाइम प्रॉब्लम। याद रखो, मोर हीमोलिसिस मींस प्री हेपेटिक जॉन्डिस। ठीक है, अब लीवर पैथोलॉजी की वजह से जो हो, ट्रांसपोर्ट में कोई प्रॉब्लम हो, कंजुगेशन में, एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, तो ये हेपेटिक जॉन्डिस है। पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस इज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ठीक है ना। ठीक है, अब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो होती है एनी पैथोलॉजी दैट कॉजेस कंजुगेटेड। अब कंजुगेशन तो हो चुकी है लीवर में, ठीक है, अब वो बाहर नहीं आ रहा है, आने पा रहा है। ठीक है, तो जो एनी पैथोलॉजी विच कॉजेस कंजुगेटेड बिलिरुबिन टू रेज इज पोस्ट हेपेटिक, एंड पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस इज, याद रखो, इट इज सर्जिकल जॉन्डिस, याद रखें। ठीक है, यानी कि ये सर्जिकल फ्लोर में ट्रीट होता है ये पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। ठीक है ना। अब एक एक करके ये क्वेश्चंस हल करते जाएंगे, सर्जिकल अप्रोच टू ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के। ठीक है, देखें, एक 45 इयर्स ओल्ड फीमेल है, उसको आरएचसी पेन है। ठीक है, डिस्पेप्सिया की शिकायत के साथ आई हुई है, नोजिया की शिकायत के साथ आई हुई है। वो कहती है कि उसको क्ले कलर्ड स्टूल्स नहीं आए हुए, डार्क येलो यूरिन भी उसको नहीं आ रहा है, उसको प्रूराइटिस भी नहीं है, उसको फीवर भी नहीं है। ठीक है, उसको ड्रग अब्यूज़ भी नहीं है, और उसको जॉइंट पेन भी नहीं है। ठीक है, उसने कोई ड्रग भी ऐसी वैसी नहीं ली है। ठीक है, अच्छा, अब देखें कि क्ले कलर्ड स्टूल, डार्क यूरिन, देखें जो बाइल है, बाइल जब जीआईटी में आता है, ठीक है ना, इसमें डेफिनेटली कंजुगेटेड, लिवर के बाद बाइल कंजुगेटेड बिलिरुबिन भी होता है। ठीक है ना। अब गट में आता है, तो गट में क्या है, बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है ना, बैक्टीरिया फिर क्या करते हैं, इस पे एक्ट करते हैं, एक्ट करके यूरोबिलिनोजन और स्टर्कोबिलिनोजन बनाते हैं। ठीक है ना, यूरोबिलिनोजन इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन। ठीक है, अब जीआईटी से देखो, जीआईटी से ऐसे यूरोबिलिनोजन एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाता है, ब्लड से वो एक्सक्रीट होता है यूरिन में, और जब स्टर्कोबिलिनोजन इज एक्सक्रीटेड इन स्टूल्स। ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, क्ले कलर्ड स्टूल्स बन जाते हैं उसके, और यूरिन क्या होता है, डार्क कलर्ड यूरिन बनता है। ठीक है, क्ले कलर्ड स्टूल्स, डार्क कलर्ड यूरिन। ठीक है ना, तो कहने का मकसद ये है कि जो ठीक है ना, तो कहने का मकसद ये है कि जो बाइल नॉर्मली आता है जीआईटी में, जीआईटी में आता है, जीआईटी में गट फ्लोरा होते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया होते हैं, ये आते हैं, ये क्या करते हैं, इसको, इसके अंदर जो बिलिरुबिन होता है उसको यूरोबिलिनोजन और स्टर्कोबिलिनोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है। अच्छा, कन्वर्ट कर देते हैं। स्टर्कोबिलिनोजन फिर जाता है स्टूल्स में, स्टूल्स में फिर स्टूल्स को पीलापन देता है, ये स्टर्कोबिलिनोजन स्टूल्स को पीलापन देता है। ठीक है ना। अच्छा, यूरोबिलिनोजन फिर एक्सक्रीट करता है, जीआईटी से एब्जॉर्ब होकर यूरिन में, ब्लड से जीआईटी में जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में जाकर किडनी में जाता है, वहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है यूरिन में, ये यूरिन को कलर देता है। ठीक है, ठीक है ना, नॉर्मली ऐसा होता है। अब जब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है,
तो ऊपर से बाइल आ ही नहीं रहा तो जीआईटी में खाक आएगा। जब जीआईटी में नहीं आ रहा, ठीक है ना, जीआईटी में नहीं आ रहा तो क्या होता है, ये यूरोबिलिनोजन स्टर्कोबिलिनोजन भी नहीं बनते। जब स्टर्कोबिलिनोजन नहीं बनता है ना तो स्टूल्स नॉर्मल पीला पीला नहीं होता, ये क्ले कलर्ड स्टूल बन जाता है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ स्टर्कोबिलिनोजन। इसी तरह यूरिन भी डार्क कलर्ड हो जाता है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ यूरोबिलिनोजन। ठीक है, ठीक है ना। अब जब पेशेंट को ये चीज़ें नहीं हैं, क्ले कलर स्टूल और डार्क कलर, इसका मतलब ये हुआ कि इसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस नहीं है। ठीक है ना, क्ले कलर स्टूल नहीं है। ठीक है ना, क्ले कलर स्टूल नहीं है, उसको ठीक टट्टी आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको ठीक है, सब कुछ ठीक है। डार्क कलर यूरिन नहीं आ रहा तो इसका मतलब है ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस नहीं है। प्लूराइटिस नहीं है तो इसका मतलब है वही बात है जॉइंट पेन वगैरह, क्योंकि ये जॉइंट्स में भी जाके बैठ जाता है ये बिलिरुबिन। ठीक है, अब देखें एग्ज़ाम हमने किया, क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हमने देखा कि उसको अनीमिया नहीं है, जॉन्डिस नहीं है और हेपेटोस्प्लेनोमेगाली भी नहीं है। आरएचसी टेंडर है। ठीक है, आरएचसी टेंडर है। अच्छा, विंसेस ऑन डीप पाल्पेशन इन आरएचसी, अगर आप डीप पाल्पेट करेंगे तो विंस करती है, इसका मतलब ये है कि मर्फी साइन पॉजिटिव है। आपने एग्जामिन किया उसको, मर्फी साइन पॉजिटिव है। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशंस कौन सी करेंगे, कहता है व्हाट शुड बी द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन इन दिस पेशेंट। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड करेंगे आप सबसे पहले ऐसे पेशेंट को, फिर उसके बाद एलएफटीज कराएंगे। ठीक है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन हमारी अल्ट्रासाउंड होगी। ठीक है, अल्ट्रासाउंड होगी। ठीक है, अल्ट्रासाउंड, उसके बाद हम एलएफटीज कराएंगे। इफ़ पेशेंट कम्स विद जॉन्डिस, ठीक है ना, फर्स्ट हम एलएफटीज कराएंगे और फिर अल्ट्रासाउंड कराएंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पेशेंट को जॉन्डिस नहीं है, क्लिनिकली हमने देखा कि उसको जॉन्डिस नहीं है, उसको क्ले कलर स्टूल्स भी नहीं है, सब नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, उसके बाद एलएफटीज कराएंगे। ठीक है, ठीक है ना। तो इसकी क्या वजह है, मतलब क्या, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट आपके पास आया है, उसको जॉन्डिस नहीं है तो हम अल्ट्रासाउंड करा के एलएफटीज कराते हैं। उसको जॉन्डिस है तो हम एलएफटीज करा के अल्ट्रासाउंड कराते हैं, यानी कि मेडिसिन के फ्लोर में एलएफटीज करा के अल्ट्रासाउंड कराते हैं। ठीक है, तो वैसे तो नॉर्मली डॉक्टर जो होता है हमारे पाकिस्तान में एलएफटीज़ के साथ अल्ट्रासाउंड भी एडवाइस ही कर देते हैं उसी टाइम। ठीक है, बेस लाइन्स। ठीक है, तो वैसे इस बात की लॉजिक क्या है ये हमें देखते हैं फिर कभी मिली तो। ठीक है, अच्छा आप देखें अल्ट्रासाउंड में, अब पेशेंट कहता है कि अल्ट्रासाउंड में पेशेंट मैं कह रहा हूँ, डॉक्टर कह रहा है कि अल्ट्रासाउंड में गॉल ब्लैडर में कैलकुलस है 2.4 सेंटीमीटर इन साइज़, 2.4 सेंटीमीटर का कैलकुलस है और नॉर्मल वॉल थिकनेस नॉर्मल है। ठीक है, ये दो बातें अल्ट्रासाउंड में आ गई। ठीक है ना, और मिनिमल पेरीकोलिसिस्टिक फ्लूइड है। ठीक है, फिर नंबर तीसरा पॉइंट अल्ट्रासाउंड में क्या आ रहा है, कॉमन बाइल डक्ट 3 मिलीमीटर डायलेटेड है और रेस्ट इज़ एनएडी। ठीक है, ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई है। ठीक है, पेशेंट की। ठीक है ना, अब जो जीबी कैलकुलस 2.4 सेंटीमीटर का साइज़ है, याद रखें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सीबीडी की जो डायमीटर है ना, हमने पहले भी एक क्वेश्चन रेज किया था, ये बता रहा है यहाँ पे 2.4, ये अल्ट्रासाउंड के हिसाब से ये बता रहा है कि 2.4 मिलीमीटर है। लेकिन नॉर्मल डायमीटर ऑफ सीबीडी क्या है, रिमेंबर नॉर्मल डायमीटर ऑफ सीबीडी इज 3 to 4 मिलीमीटर। याद रखो, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन रेज किया था कि सीबीडी की लेंथ तो 7.5 सेंटीमीटर है, याद रखो लेंथ सेंटीमीटर में ये देखें, जबकि डेफिनेटली थिकनेस किस में होगी, सीबीडी की थिकनेस 3 to 4 मिलीमीटर्स, ये मिलीमीटर्स में हमें बता रहा है। तो हम क्या बता रहे हैं, नॉर्मल डायमीटर ऑफ सीबीडी इज़ 3 to 4 मिलीमीटर, जबकि इस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में देखा कि पेशेंट का डायमीटर कितना है, 2.4 मिलीमीटर। इसको भी नॉर्मल ही वो कंसिडर कर रहा है बताने वाला। ठीक है, अब अल्ट्रासाउंड जो है, अल्ट्रासाउंड में आपको दिखाता हूँ। ठीक है ना, मतलब ये क्या है, ये इसी पेशेंट का 45 ईयर्स फीमेल जो कि उसके साथ आई थी कंप्लेंट्स के साथ, फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन में उसका ये निकला था, इनका इस पेशेंट का अल्ट्रासाउंड ये आया है। जीबी में कैलकुलस है 2.4 सेंटीमीटर का, नॉर्मल वॉल थिकनेस है, मिनिमल पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड है, सीबीडी की डायमीटर 2.4 मिलीमीटर है और रेस्ट इज़ एनएडी। ठीक है, ये 3 मैंने गलती से लिखा था, इसको चेंज करके मैंने 2.4 कर दिया है अब। ठीक है।
देखें ये जो अल्ट्रासाउंड में ये जो गैल ब्लैडर है, ठीक है, गैल ब्लैडर की ये जो वॉल है, ये देखें ये इकोजेनिक, ये स्लाइटली इकोजेनिक सी वॉल आपको नज़र आ रही है। अब देखें यहाँ पे देखो एक चीज़ है, ये क्या है, हाइपर इकोइक चीज़ है ये गैल स्टोन है, ये स्टोन है, ये हाइपर इकोइक है विथ पोस्टीरियर एकॉस्टिक शेडो। ये देखें इसके पीछे शेडो है, नज़र आ रहा है, करीब से देखें आपको, ये पोस्टीरियर एकॉस्टिक शेडो है, ठीक है ना। ये शेडो पॉलिप में नहीं होता। गैलस्टोन और पॉलिप में ख़ास फ़र्क ये होता है कि इसमें गैलस्टोन में पोस्टीरियर एकॉस्टिक शेडो नज़र आता है और पॉलिप में पोस्टीरियर एकॉस्टिक शेडो नज़र नहीं आता, ठीक है। ये इस तरफ आपका लीवर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। उसका देखिए पॉलिप जो फॉर एग्जांपल इधर पॉलिप है, ठीक है, तो सम वेव्स जो है साउंड वेव्स वो पास होती हैं थ्रू द पॉलिप, इसलिए उसका एकॉस्टिक शेडो नहीं होता, ठीक है ना। जबकि स्टोन के थ्रू कोई भी वेव पास नहीं होती, ये रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एकॉस्टिक शेडो बनता है इस तरह। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है, ठीक है। ये जहाँ तक यहाँ पॉलिप का ताल्लुक है, यहाँ उसकी अपीयरेंस सेम होती है स्टोन जैसी, बस सिर्फ पोस्टीरियर शेडोइंग नहीं होती पॉलिप में, ठीक है। ठीक है ना। अब जो वेस्ट ट्रायड होता है, वेस्ट ट्रायड ऑफ कोलिसिस्टेटिस, ये देखें W से वॉल एडिमा, इसकी वॉल थिकनेस, इस तरह E से इकोजेनिसिटी और S से शेडो ऑफ एकॉस्टिसिटी, ये सारी चीज़ें ना ये कोलिसिस्टेटिस का ट्रायड है, ठीक है ना। तो अब इस पेशेंट में क्या हो रहा है, अल्ट्रासाउंड क्या दिखा रहा है, GB कैलकुलस है, इसमें अल्ट्रासाउंड में 2.4 सेंटीमीटर इन साइज़ और फीचर्स बता रहा है, कोलिसिस्टेटिस के फीचर्स बता रहा है। देखो जहाँ तक वॉल का सवाल है ना, तो ये नॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है ना, कोलिसिस्टेटिस में, ठीक है। अलबत्ता अगर क्रोनिक कोलिसिस्टेटिस है तो इस पे जो गैल ब्लैडर की वॉल थिक होगी, क्रोनिक कोलिसिस्टेटिस में गैल ब्लैडर की वॉल थिक होगी, ठीक है ना। अब वहाँ पे देखें पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड भी है, ठीक है ना। पेरिकोलिसिस्टिक मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि देखें अल्ट्रासाउंड ऑफ उस औरत की, इस फीमेल की अल्ट्रासाउंड में GB कैलकुलस से 2.4 सेंटीमीटर का और नॉर्मल वॉल थिकनेस है, वॉल थिकनेस यानी कि नॉर्मल भी हो सकती है, क्रोनिक कोलिसिस्टेटिस हो तो थिक वॉल हो सकती है। इसी तरह मिनिमल पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड है तो इट सजेस्ट, पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड सजेस्ट देयर इज़ अ स्टोन, ठीक है ना, यानी कि पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड सजेस्ट करता है कि स्टोन होगा उधर आसपास, ठीक है। तो अब अल्ट्रासाउंड में ये सारी चीज़ें हैं, तो आप नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन कौन सी कराएंगे। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि पहले अल्ट्रासाउंड उसके बाद LFTs। तो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन हमारी है LFTs, डू LFTs, ठीक है ना, ठीक है ना। अब हमने LFTs की रिपोर्ट भेज दी, ठीक है, LFTs की रिपोर्ट भेज दी, ये रिपोर्ट आई गई है, टोटल बिलिरुबिन 0.68 mg आया है, उसमें से डायरेक्ट जो है 0.14 है और इनडायरेक्ट 0.46 है। 0.46 को अगर 0.14 में जमा करो तो 6 तो 4 10 और 4 तो 1 5 और 1 6 7, तो 0.6 बनता है ना, ठीक है, ये 0 लगा दो, 0.6 बनता है, ठीक है। ALT कितना है 28, ठीक है, AST ALT 28 है, ALP 75 है, तीनों चीज़ें नॉर्मल हैं, ठीक है ना। और सीरम प्रोटीन एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशो ऑल्सो नॉर्मल, प्रोटीन्स यानी कि एल्बुमिन ग्लोबुलिन आर ऑल्सो नॉर्मल, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या आ गए हैं LFTs के बीच में, ठीक है, रिपोर्टिंग आ गई है उस फीमेल की जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये हमारे लेब्स हैं तो अब आप अल्ट्रासाउंड की बेस पे और LFTs की बेस पे, देखो जॉन्डिस है ही नहीं, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, ठीक है ना। तो इस बेस पे हमारा क्या चल रहा है, डायग्नोसिस कोलीलिथियासिस विद कोलिसिस्टाइटिस, ठीक है, कोलीलिथियासिस विद कोलिसिस्टाइटिस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या अब डायग्नोसिस आपका बन रहा है, लेब्स ऑफ LFTs आपके नॉर्मल है, अल्ट्रासाउंड में 2.4 सेंटीमीटर का 2.4 मिलीमीटर का स्टोन है, 2.4 सेंटीमीटर का स्टोन है, वॉल थिकनेस नॉर्मल है, मिनिमल पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड है, CBD में जो है ठीक है, CBD में तो खैर नहीं है, CBD नॉर्मल है। अच्छा, उसके बाद रेस्ट जो CBD के जो डायलेटेशन है 2.4 मिलीमीटर है और रेस्ट जो है NAD है,
ठीक है। इस अल्ट्रासाउंड के साथ और इस LFTs के साथ आपकी डायग्नोसिस क्या बनती है, कोलीलिथियासिस और विथ कोलिसिस्टाइटिस ना। अब आपको क्या मज़ीद कोई टेस्ट की ज़रूरत है, मज़ीद किसी टेस्ट की CT, MRCP, ERCP, ठीक है, कोई टेस्ट की आपको ज़रूरत नहीं है, आपका यहाँ पे डायग्नोसिस सारा बन चुका है। ठीक है, दिस इज़ अ क्लासिकल केस ऑफ कोलिसिस्टाइटिस विद कोलिलिथियासिस। ठीक है ना, वी डू नॉट नीड एनी अदर इन्वेस्टिगेशन फॉर नाउ। यस, बट फॉर द फिटनेस ऑफ एनेस्थीसिया वी नीड CBC, शुगर, ECG, यूरिया क्रिएटिनिन, इको अगर पेशेंट को ज़रूरत है, कार्डियक कोई इशू है। ठीक है ना, बाकी डायग्नोसिस के लिए हमारा डायग्नोसिस पेट हो गया है, कंफर्म हो गया, हम कोई और चीज़ नहीं चाहिए। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपली उसको सर्जिकल उसको लिस्ट में डाल देना है पेशेंट को। हम लिस्ट में देखें, लिस्ट में यानी कि सिंपल सर्जरी करनी होती है ऐसे पेशेंट्स की, कोलिसिस्टेक्टमी। ठीक है, आपको पता है लेप्रोस्कोपिक है, ओपन है। ठीक है, अब हमने कब करनी है, हमने अभी करनी है या बाद में करनी है, तो इसके लिए 3 चीज़ें याद रखें। कोलिसिस्टेक्टमी, 3 टर्म्स याद रखें, इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी और कोलिसिस्टोस्टमी। ठीक है ना, कोलिसिस्टोस्टमी इज़ रेयरली डन नाउ। ठीक है, इट इज़ रेयरली डन नाउ। तो ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है ना, तो ये वो इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी क्या होती है, पेशेंट को अगर हम रखते हैं अपने पास, पेन सेटल हो जाता है, ठीक है, LFTs वगैरह सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, पेशेंट को घर भेज दो, 6 वीक्स बाद बुलाओ और उसकी कोलिसिस्टेक्टमी कर दो। ठीक है ना, इसको कहते हैं इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी। ठीक, कोलिसिस्टोस्टमी रेयरली हम करते हैं कि इन सर्जिकली अनफिट पेशेंट्स में। ठीक है ना, फॉलोड बाय इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी। ठीक है, पहले इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं, उसके बाद कोलिसिस्टोस्टमी करते हैं। ठीक है ना, तो कोलिसिस्टेक्टमी देखो 3 तरह की, एक तो कोलिसिस्टेक्टमी सिंपल जिसको बोलते हैं, वो 2 तरह की होती है, लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, ओपन कोलिसिस्टेक्टमी। दूसरी फिर होती है हमारे पास इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी। ठीक है, और तीसरी होती है हमारे पास कोलिसिस्टोस्टमी। ये देखें कोलिसिस्टोस्टमी। अब ये इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी देखें, कभी कभी क्या होता है, पेशेंट्स जो होते हैं वो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, लेट कमिंग जो होते हैं। ठीक है, ठीक है ना, तो वो लेट आते हैं आपके पास। ठीक है, और देयर इज़ अ लंप इन RHC अगर आप देखेंगे, और ओमेंटम उस एरिया से स्टिकिंग होता है, गॉल ब्लैडर के एरिया से, और देयर इज़ इंटेंस इन्फ्लेमेशन होती है उस जगह में, और मेडिकल जो कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ होते हैं ऐसे पेशेंट्स। ठीक है, तो ऐसे सब सारे पेशेंट्स को आप इमीडिएटली कोलिसिस्टेक्टमी नहीं करना चाहते। ठीक है ना, तो हम उसको कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं। ठीक है ना, और फिर क्या करते हैं, बाद में हम क्या करते हैं, 6 वीक्स 7 वीक्स के बाद बुला के हम इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं। ठीक है ना, इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी, तो इसको इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी कहते हैं। ठीक है ना, फिर मैंने क्या कहा, कोलिसिस्टोस्टमी होती है एक। तो कोलिसिस्टोस्टमी देखें, कोलिसिस्टोस्टमी जो होती है वो ऐसे पेशेंट जो कि अनफिट होते हैं सर्जरी के लिए। ठीक है, और एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू डील विद द गॉल ब्लैडर, यानी कि उसकी जो प्रेजेंट जो गॉल ब्लैडर की सिचुएशन है, इसमें इसको गॉल ब्लैडर को ठीक करना भी ज़रूरी होता है, और सर्जरी के लिए भी दूसरी तरफ वो सर्जरी के लिए भी अनफिट होते हैं, वो फिट नहीं होते। ठीक है ना, तो ऐसे कौन से पेशेंट्स, फॉर एग्जांपल एक कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस वाले पेशेंट्स, ठीक है ना, और इम्फाइजीमेटस कोलिसिस्टाइटिस वाले जो पेशेंट्स हैं। ठीक है ना, ठीक है, एक कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस और इम्फाइजीमेटस कोलिसिस्टाइटिस याद रखें। ये 2 ऐसी सिचुएशंस हैं जो कि इमीडिएट रिमूवल ऑफ द गॉल ब्लैडर ज़रूरी होता है इन दोनों में। ठीक है, ठीक है, बट देखें पेशेंट इज़ हैविंग, देखो ऐसा पेशेंट फिर कोमॉर्बिडिटीज़ भी होती हैं इसमें, और आप ऑपरेशन भी तो नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे पेशेंट्स में आप वो अनफिट है, मैंने कहा था ना अनफिट है सर्जरी के लिए, तो बिकॉज ऑफ कोमॉर्बिडिटीज़, तो आप ऑपरेशन भी तो नहीं कर सकते। अब ऐसे में क्या किया जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आप कोलिसिस्टोस्टमी करोगे। ठीक है ना, जस्ट निक इन द CBD, और उसमें आप ट्यूब प्लेस करोगे इन द गॉल ब्लैडर। ठीक है, एंड लेटर वी विल गो फॉर इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी। जब ये जो चीज़ें सबसाइड होंगी, कोमॉर्बिडिटीज़ ठीक होंगी, उसको ठीक करके फिर हम इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट हैं इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी। अच्छा, उसके बाद कोलिसिस्टोस्टमी। अच्छा, ठीक है, उसके बाद
कोली सिंपल कोलिसिस्टेक्टमी जो लेप्रोस्कोपिक होती है और ओपन, इनका कंसेप्ट होना ज़रूरी है। ठीक है।